हेलो गाइस, आज आपका स्वागत है हमारी प्रैक्टिस सेशन की वीडियो नंबर 3 में, जिसमें हम कवर करेंगे इनकम स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कंपनीज में प्रॉफिट और लॉस अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है और कौन कौन सी जर्नल एंट्री जो होती हैं जो डायरेक्टली हिट करती हैं पीएनएल्स को। ठीक है, और इन लास्ट में वीडियो आपको बताऊंगा कि पीएनएल अकाउंट के क्या इंपॉर्टेंस हैं और कॉर्पोरेट में इसको कैसे देखा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आपको पता होगा 3 गोल्डन रूल्स। कोई भी पीएनएल या कोई भी अकाउंटिंग को शुरुआत करने से पहले ये 3 रूल का पता होना बहुत जरूरी है। ये 3 रूल अकाउंट हर एक कॉमर्स स्टूडेंट जिसने भी ग्रेजुएशन कर रखी हो, 12th कर रखी हो, उसको पता होते हैं। 3 गोल्डन रूल कौन कौन से होते हैं? रूल नंबर 1, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। रूल नंबर 2, क्रेडिट द गिवर और डेबिट द रिसीवर। और थर्ड रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। ठीक है, ये होते हैं 3 गोल्डन रूल। अब इसको कैसे हम सेपरेट करते हैं कि कौन सा रूल पर्सनल में लगता है और कौन सा रियल में और कौन सा नॉमिनल में? ऐसा कुछ नहीं है। जब हम कुछ ऐसी स्पेसिफिक जर्नल एंट्री मारते हैं जिसमें एक पर्सनल हो, एक बंदा पर्सन हो, यानी पर्सन मींस कोई इंडिविजुअल हो, और सेकंड थिंग कुछ जैसे बैंक हो, कैश हो, आर्टिफिशियल थिंग्स हो, उसे बोला जाता है रियल अकाउंट। और जो कोई पर्सन हो उसे बोला जाता है पर्सनल अकाउंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल 5000 पे टू राम बाय बैंक, इसमें रियल अकाउंट कौन सा हुआ? बैंक। और पर्सनल अकाउंट कौन सा हुआ? राम। ऐसा ही सेकंड केस में नॉमिनल अकाउंट किसे बोला जाता है? जिसमें नॉमिनल मींस जिसमें एक्सपेंसेस, लॉसेस, प्रॉफिट और इनकम का जिक्र हो। ठीक है, अब इसमें रेंट क्या है? रेंट एक एक्सपेंस है, तो कौन सा अकाउंट आएगा? नॉमिनल अकाउंट। कैश क्या है? रियल अकाउंट। अब थर्ड, रियल अकाउंट कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल कैश डिपॉजिट इन बैंक 5000, कैश क्या है? रियल अकाउंट। बैंक क्या है? रियल अकाउंट। इसमें कितने अकाउंट यूज हुए? दोनों के दोनों रियल अकाउंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल को समझते हैं कि ये पर्सनल और रियल अकाउंट क्यों इंपॉर्टेंस है अकाउंटिंग में। क्योंकि पूरी अकाउंटिंग इनके ऊपर बेस्ड है। ये आगे मैं आपको पीएनएल के साथ डायरेक्ट लिंकिंग करके सिखाऊंगा कि कैसे ये चीज, ये तीनों जो गोल्डन रूल विद अकाउंट्स आते हैं, ये क्यों इतने इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल वेजेस पेड, वेजेस क्या है? वेजेस क्या है? एक्सपेंसेस है ना, तो कहां हिट करिए? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मींस पीएनएल। और रियल अकाउंट, रियल अकाउंट क्या है? कौन से होते हैं? जो बैलेंस शीट को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये होते हैं रियल अकाउंट। डिविडेंड पेड, डिविडेंड रिसीव्ड, कैश अकाउंट, डेबिट। और क्रेडिट क्या हुआ? नॉमिनल। नॉमिनल मींस पीएनएल। किसको इंपैक्ट किया इसने? इनकम को। इनकम किसके अंडर आती है? पीएनएल के। ये जो लिंकिंग हो रही है ना, ये सारी अकाउंट्स के थ्रू हो रही है। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग परचेज की है, बिल्डिंग क्या है? एसेट है ना, कंपनी का एसेट होता है। ठीक है, कैश क्या है? कैश भी रियल। दोनों ने किसको हिट किया? बैलेंस शीट को। पीएनएल को कोई हिट नहीं करा ना। ये एक सेकंड अल्टरनेटिव होता है कि समझने का कि कौन सी आइटम बैलेंस शीट में जाएगी और कौन सी आइटम पीएनएल में जाएगी। फर्नीचर सोल्ड हुआ है, फर्नीचर सोल्ड हुआ है, ये ध्यान रखना। सेल हुई है, पर क्या सेल हुआ है? बैलेंस शीट की आइटम। बैलेंस शीट की आइटम किसमें आती है? रियल अकाउंट में। ठीक है, यहाँ रियल अकाउंट की आइटम किसमें आती है? बैलेंस शीट में। आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट आउटस्टैंडिंग था। आउटस्टैंडिंग चीज क्या है बोली जाती है अकाउंट्स में? लाइबिलिटीज। क्योंकि इसका खर्चा तो हम ऑलरेडी एज ए एक्सपेंस क्रिएट कर सकते हैं ना। कोई भी लाइबिलिटी को क्रिएट करने में कैसे होती है लाइबिलिटी क्रिएट? फॉर एग्जांपल मैंने प्रोविजन फॉर रेंट क्रिएट करना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? रेंट एक्सपेंस, मेरे को रेंट क्या करना पड़ेगा? रेंट एक्सपेंस डेबिट। और क्रेडिट क्या करना पड़ेगा मेरे को? आउट रेंट पेड, रेंट पेबल क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। किस किस में हिट करेगा? ये करेगा पीएनएल में हिट, और ये किस में करेगा? बैलेंस शीट में। तभी तो डेबिट क्रेडिट की फिगर मैच करेगी। अब उसके बाद आता है कैश रिसीव फ्रॉम एक्स। एक्स क्या है? एक्स एक रियल अकाउंट है। ठीक है, और कैश क्या? ओ सॉरी, एक्स क्या है? पर्सनल अकाउंट है, और कैश क्या है? रियल अकाउंट। ठीक है, और उसके बाद कैपिटल एडेड। कैपिटल हमेशा हमेशा पर्सनल अकाउंट में हिट करती है। कैपिटल ड्रॉइंग ये कहां हिट करती है? हमेशा पर्सनल अकाउंट में हिट करती है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आप सभी को पता होगा, ये तो हो गया उसका पार्ट। ये पार्ट हो गया हमारे अकाउंट्स की। हम अकाउंट को ऐसे कैसे यूज कर सकते हैं? पीएनएल और बैलेंस शीट। इससे क्या क्लैरिफाई हुआ हमारा कि हम आइटम्स को कैसे सेग्रीगेट करें, कि कैसे बैलेंस शीट में लेके जाएं, कैसे पीएनएल। दैट्स व्हाई ये अकाउंट्स यूज किए जाते हैं। अब चलिए आगे, जो हमारा आज का टॉपिक है इनकम स्टेटमेंट। आपको सभी को पता है कंपनी में 3 तरह के स्टेटमेंट बनाई जाती हैं। नंबर 1 होती है इनकम स्टेटमेंट, उसके बाद बनाई जाती है बैलेंस शीट, तीसरी होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट।
इनकम स्टेटमेंट क्या रिप्रेजेंट करती है? कंपनी की रेवेन्यू, जिसने नोट्स बनाने प्लीज साथ साथ में नोट्स बना ले, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, फिर उसके बाद प्रॉफिट और लॉस और अदर इनकम। बैलेंस शीट क्या रिप्रेजेंट करती है? फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी की क्या क्या फाइनेंशियल पोजीशन। इसमें क्या आता है? शेयर होल्डर इक्विटी, उसके बाद आता है इसमें लाइबिलिटीज, कंपनी ने किसको किसको पैसा देना है। उसके बाद आते हैं एसेट, ठीक है, एसेट में दो, फिक्स एसेट, फिक्स एसेट्स, और उसके बाद आते हैं करंट एसेट्स। अब करंट एसेट में क्या क्या आ गया, ये आगे पढ़ेंगे हम, सारा क्लियर करेंगे इस पोजीशन। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो क्या बताती है कि नेट पोजीशन क्या है कंपनी की, कंपनी के पास कितनी कैश की ऑपरेटिंग इनकम की इनफ्लो हुई है, ठीक है, और कितना कैश आउटफ्लो हुआ है कंपनी में विद इन ईयर, कितना कैश आया है और कितना कैश बाहर गया है। ये दोनों स्टेटमेंट का जो जो इसमें तो बस यही है ना कि पीएनएल, कंपनी ने इतना पीएनएल कर दिया, इतने प्रॉफिट, इतना कंपनी ने माल बेच दिया, ठीक है, इतना माल खरीदा था, बस ये। पर नेट पोजीशन तो कंपनी की ये बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये फाइनेंशियल पोजीशन, ये ओवरऑल स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कंपनियों में बनाया जाता था, कंपनी में नहीं सॉरी, सबसे पहले बनाया जाता था ट्रेडिंग अकाउंट फॉर ए इंडिविजुअल। अगर कोई प्रोपराइटर बिजनेस कर रहा है तो उनका क्या बनाया जाता था? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रोपराइटर और कंपनी, ठीक है। ये ट्रेडिंग अकाउंट हालांकि बैलेंस शीट में ये नहीं आता, बैलेंस शीट जो नई कॉर्पोरेट की स्टेटमेंट जो लिमिटेड कंपनी उनमें उनमें नहीं आता, पर ये सिंपल वे है समझने का कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट तैयार होती है। ये इसे एज ए ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है। इसमें क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, उस साल की परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डेबिट, क्रेडिट सेल हुई, क्रेडिट क्लोजिंग स्टॉक हुआ, ठीक है, और हमारा ग्रोस प्रॉफिट जो भी निकल के आया। अगर मेरी सेल्स ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस पार्ट तो मेरा प्रॉफिट होगा, अगर मेरी अगर मेरा ये दो पोर्शन कम है इससे तो मेरा क्या होगा? लॉस, ठीक है। ये है ट्रेडिंग। उसके बाद इनमें बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। जो कंपनी शेड्यूल फॉलो नहीं करती, शेड्यूल 6 की बैलेंस शीट होती है फॉर ए अंडर कंपनी टैक्स एक्ट, ठीक है, अंडर इसमें कंपनी टैक्स एक्ट। सभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ना शेड्यूल 6 में बनानी पड़ती है, और जो प्रोपराइटर या पार्टनरशिप फर्म होती है, ठीक है, वो सिंपल एज ए ये ट्रेडिंग अकाउंट और सिंपल फॉर्मेट में ऐसा बना के अपनी टैक्स ऑडिट करवा लेते हैं। हम शेड्यूल 6 की बैलेंस शीट में आए, बट ये सिंपल फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस को समझने का। और आपका ग्रोस लॉस अगर हुआ है, अगर इस साइड आपका बैलेंस आ गया तो वो क्या होगा? आपका ग्रोस, सिंपल सा रूल है नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल दी इनकम एंड गेन्स, ठीक है। इस चीज को माइंड में रखना। ये सारी क्या है? रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, मिसलेनियस इनकम, नेट प्रॉफिट, ये क्या है? सारा पार्ट रहेगा इनकम का, ठीक है। सॉरी, नेट लॉस तो ये हो गया ना, नेट लॉसेस हो गया। अब इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या होंगे? सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, पोस्टल, टेलीग्राफ, लीगल चार्जेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, ऑडिट फीस, ये क्या होते हैं? एक्सपेंसेस। ये किस साइड आएंगे? डेबिट। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, डेबिट साइड, डेबिट सेल्समैन, गो डाउन रेंट, कैरीज आउटवर्ड, ये सारे क्या है? डेबिट साइड के एक्सपेंसेस, ठीक है। ऑल दी एक्सपेंसेस को डेबिट करना है, और सारे इनकम एंड इनकम एंड गेन्स को क्या करना? प्रॉफिट, और लास्ट जो बच जाएगा उसको ट्रांसफर कर देना हमने कैपिटल गेन को। तो आपकी प्रॉफिट और स्टेटमेंट पूरी पूरी क्या कर जाएगी? मैच। अगर हम वन वाइज कंसेप्ट वाइज चले, अपने अकाउंट्स को बिल्कुल माइंड में बिठा के चलें कि क्या करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना बिल्कुल इजी पार्ट रहता है। चलिए उसके बाद मूव करता हूं, मैं आपको एक कंपनी की जो लिस्टेड कंपनी है उसकी बैलेंस शीट पे लेके चलता हूं, ठीक है। सबसे पहले जो शेड्यूल 6 की बैलेंस शीट जिन्हें बोला जाता है, जो फोर है, आपने देखा जिन कंपनी के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगा होगा या लिमिटेड लगा होगा, उनको कंपनी एक्ट 2013 के अंदर कहा जाता है कि आपको शेड्यूल 6 के अंदर बैलेंस शीट बनाना। अब शेड्यूल 6 क्या होता है? ठीक है, इसमें आपको ईच एंड एक्सपेंस को उसकी कैटेगरी के अंडर ही ट्रीट करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि सीधे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखा इलेक्ट्रिसिटी को, रेंट को, पोस्टेड, टेलीग्राम को, ये इसको हमने क्या किया? इसको हमने सीधे सीधे एक्सपेंस दिखा दिया यहाँ पे कितने एक्सपेंस हुए, बट नहीं, ये शेड्यूल 6 कहता है, क्या कहता है कि स्पेसिफिक कैटेगरी बनेगी। चलिए अब इसको देखते हैं एक एक्सेल की मदद से, ठीक है। निगम की किसकी बैलेंस शीट है? ये रेल निगम की, ठीक है। रेल निगम लिमिटेड कंपनी है, गवर्नमेंट की पीएसयू की कंपनी है, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या हुआ? कंपनी की रेवेन्यू, क्या आई? कंपनी की रेवेन्यू, और उसके बाद क्या ऐड किया हमने? यहाँ पे देखते चलते हैं क्या ऐड किया हमने। उसके बाद ऐड किया हमने
ये पेन थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है मेरा। और उसके बाद एक्सपेंसेस को ऐड किया हमने। यहाँ पे आप देख रहे हो एक नंबर सीधे चलिए, इसको बोला जाता है नोट्स। सारे एक्सपेंसेस को क्या कर दिया, टोटल। और उसके बाद प्रॉफिट निकाला, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, और उसके बाद क्या निकाला है लास्ट, टैक्स। और टैक्स के बाद क्या निकल गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। ठीक है, और ये टोटल जो हमारा आया अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, यानी पीबीटी और ईबीटी कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब चलो ये था। अब उसके लास्ट में क्या दिखाया गया है यहाँ पे कि हमने डिविडेंड कितना पेड किया, कंपनी का डिविडेंड कितना पेड किया, और जो कंपनी का ईपीएस था वो क्या था। यहाँ पे आप देखोगे ना, ईपीएस की दो फॉर्म है, बेसिक ईपीएस अर्निंग पर शेयर और डिल्यूटेड ईपीएस। ठीक है, ये भी हम करेंगे, ये फाइनेंस की कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो इसलिए इसका थोड़ा सा आउट ऑफ स्कोप चला जाता है अकाउंटिंग। बट हाँ, अगर ये मेरे को ये सीरीज का रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो इन फ्यूचर में आपके लिए ये जरूर लेकर आऊंगा। ठीक है, ये था कुछ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि ये जो एक्सपेंसेस है इनको ग्रुप वाइज कैसे डाला हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे एक सीरीज नंबर बन रहा है, 20 नंबर, 21, 22 ऑपरेटिंग के जो एक्सपेंसेस हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट के एक्सपेंसेस को 23 दिया गया। ये सारे एक्सपेंस को रेलिवेंट करेंगे हम कहाँ पे, इसकी जो बैलेंस शीट है ना उससे रेलिवेंट करेंगे। चलिए देखते हैं, अच्छा ताकि क्लैरिटी थोड़ी सी हो, इसको मिटा देते हैं। अब दूसरी तरफ मेरी खुली हुई है बैलेंस शीट। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट पेज होती है बैलेंस शीट। अब हम चलते हैं सीधे अपने पॉइंट्स पे। यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट सारी है, यानी ये बैलेंस शीट अभी मैंने थोड़ी देर पहले डाउनलोड की है को दिखाने के पर्पज से। हम सीधे अपने नोट्स पे आएंगे, ये सारे नोट्स बने हुए हैं। या बैलेंस शीट, जब हम बैलेंस शीट नेक्स्ट चैप्टर करेंगे ना तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे कैसे इसको रेलिवेट किया हुआ है। हमारा पॉइंट नंबर था 20। ठीक है, अब 20 में क्या आता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या है यहाँ पे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, अब ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे कैसे, कंपनी ने पूरे साल में कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितनी की है, 21,000। ये सारे करोड़ की फिगर है, 725 करोड़। ठीक है, और कंसल्टेंट की सर्विस कितने की दी, 6 करोड़ की। टोटल कितने का रेवेन्यू हो गया, 21 करोड़ 732 करोड़ की सर्विस दी। अब यहाँ पे कितनी है टोटल, ठीक है, 21,732 करोड़ की कंपनी ने रेवेन्यू दी पूरे साल में। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अदर इनकम। अदर इनकम में क्या, इंटरेस्ट इनकम आई बैंक से 305 करोड़, अदर इनकम आई, अदर कोई इंस्टीट्यूशन से आई होगी 250 करोड़ की, रिकवरी फ्रॉम एमओआर, यानी अदर इनकम जो भी मिसलेनियस एंड अदर इनकम। एक कंपनी के लिए कौन सी इनकम मानी जाती है, जो नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू ऑपरेटिंग इनकम। फॉर एग्जाम्पल मेरा काम टेक्सटाइल का है, ठीक है, मेरे को इंटरेस्ट मिल गया, तो मेरे लिए इंटरेस्ट इनकम कौन सी होगी, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक मिल गया, मैंने कोई एफडी करा रखी थी। ठीक है, तो मेरे इंटरेस्ट इनकम मेरे लिए क्या गिनी जाएगी, अदर इनकम। ठीक है, चलिए अब आगे मूव करते हैं। यहाँ पे पॉइंट नंबर 22, ऑपरेटिंग एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पे देखते हैं ऑपरेटिंग एंड डायरेक्ट एक्सपेंडिचर कहाँ पे है, 20,000 के एक्सपेंसेस है। वर्क एक्सपेंसेस, कंसल्टेंसी चार्जेस, कंपनी ने किसी से कंसल्टेंसी ली होगी तो उसके लिए जो उसने पेमेंट की थी पूरे साल में 500 करोड़ समथिंग, सुपरविजन के साथ जिस 88 करोड़, इसका टोटल कितना है, पूरे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर जो ऑपरेशन से लिंक थे, रेंट, डेप्रिसिएशन, ट्रैवलिंग, ये सारे क्या थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या थे, सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये कहाँ पे आए, ये 22 नंबर में आए। ये कहाँ पे आए, यहाँ पे 20,041 करोड़ में। उसके बाद आया एम्प्लॉय, आपको स्क्रीन तो क्लियरली विजुअल है ना, एक सेकंड मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद आए एम्प्लॉय बेनिफिट यानी सैलरी। पूरे साल में सैलरी कितनी दी, सैलरी एंड वेजेस टोटल दिए 184 करोड़ से। अब इसमें सैलरी एंड वेजेस में क्या क्या होता है, एक तो सैलरीज जाती है एम्प्लॉय की, ठीक है, ये नोट करने वाला पॉइंट है। उसके बाद आपको पीएफ करता हुआ उसकी अलग पेमेंट होती है। ठीक है, एक तो आपका पार्ट जाता है, एक एम्प्लॉयर का पार्ट होता है। ठीक है, एंड अदर फंड, स्टाफ, ये अदर फंड्स में क्या आएगा, एलडब्ल्यूएफ प्लस ईएसआईसी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। और स्टाफ वेलफेयर में कंपनी ने स्टाफ वेलफेयर में यानी ग्रेचुटी पे कर दी या कुछ ऐसा खर्चा। ठीक है, ग्रेचुटी पे कर दी, कोई अदर एक्सपेंस जैसे किसी को बोनस दे दिया, ये सारा किसमें आता है, स्टाफ वेलफेयर में। अब उसके बाद मूव करते हैं हम
फाइनेंस कॉस्ट में क्या आएगा, इंटरेस्ट इनकम, फाइनेंस से रिलेटेड जो कॉस्ट होगी उसमें क्या आता है, फाइनेंस कॉस्ट। अब इसमें क्या आएगा, फीस एंड टैक्सेस होंगे, स्टैट्यूटरी ड्यूज होंगे, यहाँ से मैं वही स्टैट्यूटरी ड्यूज, कुछ पेमेंट होगी गवर्नमेंट की, जो जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि कोई रेंट एग्रीमेंट बना है, ठीक है, रेंट एग्रीमेंट बनवाया, उसमें 100 रुपए का स्टैम्प पेपर आया, वो कहाँ पे आता है, इसी फाइनेंस कॉस्ट में आता है, ठीक है। अनवाइंडिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑफ रिटेंशन मनी, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है। और आईआरएफसी इसकी जो सब्सिडी कंपनी है, उसके साथ जो भी इंटरेस्ट लोन दिया उसने, क्योंकि आईआरएफसी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन है और रेल विकास निगम है, आरवीएनएल है, रेल विकास निगम लिमिटेड। जो ट्रैक बनते हैं रेलवे के वो बनाए जाते हैं आरवीएनएल के थ्रू, और आरवीएनएल को जो फाइनेंस करता है वो करता है आईआरएफसी, ठीक है। ये दोनों गवर्नमेंट एसयू है। अब चलो आगे बढ़ते हैं हम। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, वो टोटल है 20 करोड़ का, ठीक है। इसके लिए एक स्पेसिफिक चार्ट लगा होता है, अभी चार्ट मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि अभी हमने समझ नहीं है कि बैलेंस शीट है कि फिगर कहां से उठाई जाती है। यहाँ पे देखो उसने स्पेसिफिक बोला कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे जो डेप्रिसिएशन लगी 6.8 करोड़ की, उसका रेफर नोट नंबर 3 है। इंटेंजिबल एसेट जो यानी कॉपीराइट्स हो गए, पेटेंट्स हो गए, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट वो होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते, जैसे कॉपीराइट, पेटेंट, गुडविल कंपनी की, ये हो गए, ये टोटल हो गए 6 करोड़ के। राइट ऑफ यूज एसेट वो हो गए 7 करोड़ की डेप्रिसिएशन उसमें लगी, टोटल होगी 20.82 करोड़ की। यहाँ पे कितनी की 20.2 पूरी मैच। उसके बाद आ जाते हैं अदर एक्सपेंसेस यानी मिसलेनियस एक्सपेंसेस, उसमें देखते हैं क्या आते हैं। अब मिसलेनियस एक्सपेंसेस में पावर एंड फ्यूल एक्सपेंसेस, रेंट, रेंट 2 बार होगा, डायरेक्ट रेंट भी कंपनी ने पे किया, इंडायरेक्ट भी किया। इंडायरेक्ट इस वाले पार्ट पे आएगा, और जो कंपनी से रेलेवेंट डायरेक्ट रेंट है, मान लो मैंने एक, मेरे काम है किसी का, तो मैंने एक स्पेस ले रखी है, अब इस स्पेस को मैं आगे किसी को दे रहा हूँ, तो ये मेरा कहाँ पे ट्रीट होगा, ये मेरा ट्रीट होगा डायरेक्ट रेंट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। मैं भी किसी को पे कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से जो मेरे को इनकम आ रही है इस साइड से, और ये इनकम दे रहा हूँ, ये कहाँ पे ट्रीट होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा हर कंपनी में होता है। ट्रेनिंग एंड सेमिनार, कंपनी ने ट्रेनिंग एंड सेमिनार के खर्चे किए। कन्वेंस एक्सपेंसेस 18 करोड़ के। कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस 5.8 करोड़ के। लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस दिए 6 में, टोटल दिए 161 करोड़ का। कितना दिया, 161 करोड़ का। यहाँ पे कितना, अब टोटल एक्सपेंसेस हो गए 20,917 करोड़ के। कितने के हो गए, 20,000 के। चलिए एक बार फिर अब कर लेते हैं। अब आया मेरा प्रॉफिट, कितना आया, 19 करोड़ 39 रुपए, ठीक है। उसके बाद कंपनी ने क्या पे किया, टैक्स। अब टैक्स की क्या है, टैक्स की भी एक कैलकुलेशन होती है, आपने सुना होगा डीटीए, डेफर्ड टैक्स एसेट, और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट आएंगे अकाउंटिंग में। आज की वीडियो में हम बस एनालाइज करके देखेंगे कि बैलेंस शीट को कैसे समझना है। अब ये वाली फिगर कहां से आई, आपको दिखाता हूं, 74 नो 27 नंबर पॉइंट। टैक्स एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स ऑफ द ईयर, आपने इस साल के कितनी रेवेन्यू पे कितना इनकम प्रॉफिट हुआ, अराउंड 20 करोड़ का, 2000 करोड़ का। इस पे इनकम टैक्स लगेगा 25% अप्रोक्सीमेटली। कितना बड़ा, एन एवरेज 500 करोड़ का। चौथा हिस्सा होगा ना, ठीक है। कितना बना, 482 करोड़। एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस ईयर कितनी थी, 5 करोड़ 35 की। और रिवर्सल ऑफ टेम्पररी डिफरेंस, रिवर्सल कुछ एक्सपेंस को इन्होंने रिवर्सल किया होगा टैक्स को, तो टोटल नेट एडजस्टमेंट बन गई 476 करोड़ की। कितने की बन गई, 476 करोड़ की। अब एट लास्ट कंपनी ने क्या पेड कर दिया, अपने प्रॉफिट में से इक्विटी शेयर। जिस बच्चे ने, जिस बंदे ने, या कोई आप में से कोई एम्प्लॉय, कोई होगा कैंडिडेट जिसने रेल विकास निगम के शेयर बाय कर रखे होंगे, उसको डिविडेंड मिलता होगा, ठीक है। एक कंपनी ने वही डिविडेंड के फॉर्म में आपको दिया, ठीक है। कंपनी ने क्या बोला कि मेरे प्रॉफिट में से 75 रुपए जो का हिस्सा जो जाएगा वो जाएगा मेरे इक्विटी शेयर होल्डर। इसकी जो भी कैलकुलेशन होगी वो मैं आपको बताऊंगा कि ईपीएस कैसे काउंट करते हैं। ईपीएस का, चलिए ईपीएस आज की वीडियो में आपको ये बता देता हूँ, ईपीएस कैसे काउंट करते हैं। ईपीएस को काउंट करने के लिए सिंपल सा फार्मूला होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, जो भी प्रॉफिट आया मेरा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर, ठीक है। ये होता है काउंट ईपीएस को निकालने का फार्मूला, ठीक है। चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि हम आपके लिए जल्द से जल्द नई वीडियो लेकर आ सके, नए कॉन्सेप्ट लेकर आ सकें, जिसके बेसिस पे आपकी अकाउंटिंग स्किल इंप्रूव हो, ठीक है, और आपको जॉब फाइंडिंग और जॉब चेन में आसानी हो, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।